रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेटाबेस एंड मैथ रिलेशंस। The order of columns in mathematical relations does matter, whereas in database relations it does not matter. क्या मतलब है इसका? मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपकी मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर आपका जो कॉलम का जो ऑर्डर होता है, मतलब उनकी जो तरतीब होती है वो मैटर करती है, मैथ के अंदर मैटर करती है। लेकिन डेटाबेस के टेबल्स के अंदर आपके कॉलम्स की जो तरतीब होती है, जो उसका ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। आप डेटाबेस में जिस तरह से मर्ज़ी चाहो कॉलम की तरतीब लगा सकते हो, मतलब स्टूडेंट आईडी बाद में, स्टूडेंट आईडी पहले, स्टूडेंट नेम पहले, स्टूडेंट नेम बाद में, ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैथ के अंदर जब आप कोई चीज़, कोई फार्मूला सॉल्व कर रहे होते हो या मैथमेटिक्स के अंदर आप कुछ भी जो है रिलेशन जब बना रहे होते हो तो उसमें जो तरतीब आपको कही जाती है वैसे ही आप लगाओगे। तो यानी सिंपल वर्डिंग कि मैथ के अंदर दोस्तों ऑर्डर मैटर करता है, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की तरतीब नहीं लगा सकते। लेकिन डेटाबेस के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप अपनी मर्ज़ी की तरतीब लगा सकते हो, ये बात है। जैसे यहाँ पे देखें वो कह रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप दो या दो से ज़्यादा सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, यानी उसमें सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे कहता है जिस तरह से अगर आप ए सेट को मल्टीप्लाई करो अगर बी सेट के साथ, कहता है वो इक्वल नहीं आता बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें। तो यानी ये वो कह रहा है कि यानी अगर आप तरतीब चेंज कर दोगे, मतलब आपने पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बाद में बी को ए से मल्टीप्लाई किया, तो कहता है इनकी तरतीब जब तुमने चेंज की, मतलब पहले ए पहले था, बाद में तुम ए बाद में ले जाओगे, तो कहता है इससे क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा वो इक्वल नहीं होगा, वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने तरतीब चेंज कर दी है। तो इसलिए सिंपल इन अदर वर्ड कि मैथ के अंदर आप तरतीब चेंज नहीं कर सकते, डेटाबेस के अंदर आप तरतीब चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अगला टॉपिक है जी डिग्री ऑफ रिलेशन। अब दोस्तों ये डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है? दोस्तों डेटाबेस के अंदर जो भी आपको टेबल गिवन किया जाए उस टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, फिर दूसरा है स्टूडेंट नेम, फिर तीसरा है क्लास नेम, फिर चौथा है सेक्स, मतलब उसकी जेंडर। तो अभी मुझे बताएं इस स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं? 1 2 3 और ये 4। तो दोस्तों किसी भी डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिग्री ऑफ अ रिलेशन इन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट रिलेशन, कि किसी डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो उसका डिग्री ऑफ रिलेशन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, कि किसी भी डेटाबेस के टेबल की कार्डिनलिटी क्या होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी डेटाबेस के टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन। जैसे दोस्तों इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 है सॉरी, क्योंकि हम ये जो हेडर होता है इसको काउंट नहीं करते बीच में। अपनी रोज़ के अंदर ये जो हेडिंग वाला पोर्शन होता है, जो जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास नेम, इसको काउंट नहीं करते हैं। ये नीचे जो आपका डाटा जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से काउंट करते हैं। तो S001 पहली रो है आपकी, दूसरी रो है S002, तीसरी S003, फिर S004 S005। तो बेसिकली आपकी दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम रोज़ कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी डाटा कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपके 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर है। तो दोस्तों किसी भी टेबल के अंदर जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर हो, जितनी नंबर ऑफ रोज़ हों उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हों टेबल के अंदर उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट MCQs थे। नेक्स्ट आता है जी फॉरेन की। अब दोस्तों ये फॉरेन की क्या होती है? किसी एक टेबल के अंदर मौजूद प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में जाती है तो वहाँ जाके फॉरेन की बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे देखिए दो टेबल हैं, एक है जी एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल। अब दोस्तों एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो है डिपार्टमेंट आईडी देखो कॉमन है। यहाँ पे देखो आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी मौजूद है और आपके डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी मौजूद है। जो तो सिंपल इन अदर वर्ड दोस्तों कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट हो, कॉमन एट्रीब्यूट समझते हो ना, सेम एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे देखो दोनों में सेम एट्रीब्यूट कौन सा है? डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय वाले टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है? डिपार्टमेंट आईडी। तो दोस्तों दो या दो से ज़्यादा टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है, जो एक टेबल में प्राइमरी की होता है दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनता है, उसे हम कहते हैं
फॉरेन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है ये यहाँ पे प्राइमरी की है, ये यहाँ पे क्या है जी, प्राइमरी की है। और एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो यहाँ पे क्या है जी, एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कहता है जी रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट्स ऑफ फॉरेन की। कहता है आपके जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कहता है देयर आर कैन बी मोर देन 0 1 और मल्टीपल फॉरेन कीज़ इन अ टेबल। यानी क्या रहा है कि आपके एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी टेबल्स आ पार्टिकुलर टेबल इन रिलेटेड विद। यानी ये कहता है फॉरेन एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की का होना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके इस मुतलका टेबल के साथ कितने टेबल जो हैं वो अटैच हैं। मान लो अगर एक टेबल के साथ 5 टेबल अटैच हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस मुतलका टेबल के अंदर 5 फॉरेन की होंगी, ठीक है। तो यानी आपके किसी टेबल के साथ जितने टेबल अटैच हों उतनी उस टेबल में क्या होती हैं, फॉरेन कीज़ होती हैं। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है, लेकिन एक टेबल में फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट वगैरह द फॉरेन की एट्रीब्यूट एंड द वन प्रेजेंट इन अनदर रिलेशन आज प्राइमरी की कैन हैव डिफरेंट नेम। यानी वो कह रहे हैं जनाब जी कि आपके जो टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है वो और जो आप दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनाते हो वो दोनों का नाम जो है वो आप डिफरेंट रख सकते हो। मतलब प्राइमरी की का नाम और फॉरेन की का नाम आप डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन दे मस्ट हैव द सेम डोमेन। लेकिन कहता है प्राइमरी की और फॉरेन की डोमेन कहता सेम होगी। डोमेन मैंने आपको बताया था डाटा टाइप को कहते हैं, मतलब उसके अंदर आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो डाटा मीन कि आपने इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, आपने इसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, आपने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, क्या वैल्यू स्टोर करनी है। तो किसी भी एट्रीब्यूट में आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हो हम कहते हैं ये इसकी डोमेन है। तो यहाँ पे वो ये बात कह रहा है, कहता है जो आपकी फॉरेन की होती है और जो आपकी प्राइमरी की होती है उन दोनों कॉलम का नाम आप डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन उनकी जो डोमेन होगी, जो उनकी डाटा टाइप होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट द प्राइमरी की इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइंग विद अ सॉलिड लाइन। यानी कहता है जो आपकी किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के साथ। ये देखो नीचे बता रहा ना, कहता है हम प्राइमरी को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो शो करते हैं। जबकि कहता है आपके जो किसी भी टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसको हम डॉटेड लाइन के साथ, मतलब ये डैश्ड लाइन के साथ जो है वो डैश्ड और डॉटेड, मतलब आपकी मर्जी, आप चाहे डॉटेड लाइन के साथ शो कर दो या आप उसे डैश्ड लाइन के साथ जो है वो शो कर दो, लेकिन प्राइमरी की को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब ये दोस्तों एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा कंस्ट्रेंट जो आप अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की के ऊपर लगाते हो। आप अपने टेबल के अंदर जब प्राइमरी की के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हो तो हम कहते हैं कि ये एक एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। या आप ये भी कह सकते हो आपके टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो एक एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है, ठीक हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। दोस्तों आपके टेबल के अंदर जो फॉरेन की होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि आपके टेबल के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन सा होता है, जो आपके टेबल के अंदर फॉरेन की होती है वो एज ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के तौर पे काम कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, कहता है किसी भी कंस्ट्रेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये कहता है पीके इज़ मिनिमम आइडेंटिफाइड दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल्स यूनिकली। कहता है जो आपके यानी आप कंस्ट्रेंट का फ़ायदा क्या हमें, फ़ायदा ये है कि जो हमारी प्राइमरी की होती है वो हमारे टेबल के अंदर हमारी रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके टेबल के अंदर मौजूद जो टपल्स होती हैं, जो आपके टेबल के अंदर जो रोज़ हैं जिनको हम टपल्स कहते हैं, जिनको हम रिकॉर्ड कहते हैं, तो आपके टेबल में मौजूद टपल्स रोज़ यानी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट नल कॉन्स्टेंट। दोस्तों ये कौन सा कॉन्स्टेंट होता है, एक ऐसा कॉन्स्टेंट, सुन लिया आप गौर से बात सुनिएगा। नल कॉन्स्टेंट क्या होता है, अगर आप अपने टेबल के अंदर मौजूद किसी एट्रीब्यूट के ऊपर नल कॉन्स्टेंट लगा दो तो आप उस टेबल के अंदर नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मतलब आप उसे एम्प्टी छोड़ सकते हो, उसे खाली छोड़ सकते हो, ये होता है नल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, कहता है नल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इज़ नॉट येट गिवन नॉट डिफाइंड येट। यानी कहता है नल कॉन्स्टेंट वो होता है कि जब आप अपने टेबल के अंदर किसी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू खाली छोड़ते हो, उसे एम्प्टी छोड़ते हो, तो वो हम कहते हैं कि ये एक
इसके ऊपर नल कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, मतलब आप उसे नल का मतलब है खाली छोड़ सकते हो। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोस्तों क्या होती है, जब आप अपने किसी टेबल के अंदर मौजूद किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू आप चाहते हो, अगर कोई पर्सन ना दे, अगर कोई पर्सन एंटर ना करे तो वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। जैसे फ़र्ज़ करो आपने जो है ना एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मान लो एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म है जो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और वो आपने किसी स्टूडेंट से फिल करवाया। अब स्टूडेंट को आपने पूछा योर एड्रेस। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एड्रेस फिल नहीं कर रहे, तो आप चाहते हो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए अपना एड्रेस ना दे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इटसेल्फ खुद से जो है वो पाकिस्तान सेट हो जाए। तो दोस्तों ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि यानी आप चाहते हो कि अगर कोई बंदा इस बॉक्स को खाली छोड़ दे तो वहाँ पे खुद ब खुद पाकिस्तान सेट हो जाए, या कोई भी डिफ़ॉल्ट एनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस कॉन्स्टेंट मीन्स डैट इफ़ वी डू नॉट गिव एनी वैल्यू, कि अगर कोई बंदा कोई वैल्यू ना दे टू एनी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के अंदर अगर कोई बंदा वैल्यू देना भूल जाए या खुद से ही वैल्यू ना दे तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी डोमेन कॉन्स्टेंट। ये डोमेन कॉन्स्टेंट क्या होता है दोस्तों, जब आप अपने टेबल में मौजूद एट्रीब्यूट को कोई भी डाटा बताते हो कि इस एट्रीब्यूट में किस टाइप की डाटा स्टोर होगी, तो हम कहते हैं ये एक डोमेन कॉन्स्टेंट है। सिंपल, जब मैंने बड़ी दफ़ा आपको बताया हुआ कि डोमेन क्या होती है, किसी एट्रीब्यूट की डाटा कि इस टेबल की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यानी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे फर्ज करो एक स्टूडेंट टेबल है और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट है, अब उस एट्रीब्यूट की डोमेन क्या होगी वो आपको पता है, आप बताओगे कि स्टूडेंट आईडी के अंदर आपने किस टाइप वैल्यू स्टोर करनी है, आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, आपने कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, क्या स्टोर करनी है। तो आप किसी भी टेबल में मौजूद किसी भी एट्रीब्यूट की जब डाटा डिफाइन करते हो तो बेसिकली वो उसका क्या है जी, एक डोमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टेंट दैट इज अप्लाइड ऑन एवरी एट्रीब्यूट, जो कि हम अपने टेबल के हर एट्रीब्यूट को के अंदर अप्लाइड करते हैं। डैट इज़ एवरी एट्रीब्यूट हैज़ गोट अ डोमेन, और कहता है आपके टेबल का हर एट्रीब्यूट के पास एक स्पेसिफिक डोमेन होती है, एक स्पेसिफिक डाटा टाइप होती है। नेक्स्ट RDM मतलब रिलेशनल डाटा मॉडल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कहता है रिलेशनल डाटाबेस मॉडल कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, डिज़ाइनिंग लॉजिकल डाटाबेस। कहता है सबसे पहले हम अपना लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं। ये लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या होता है दोस्तों, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन, यानी कहता है जब हम अपना कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। अब ये जो है कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, मैंने आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब आप वो अपनी डायग्राम क्रिएट करते हो, ERD मॉडल जिसको आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हो, दोस्तों जब आप अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हो तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ आ कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। और जब आप उस डायग्राम को देखते हुए प्रॉपर उसको टेबल्स की फॉर्म में उसे इंप्लीमेंट करते हो, मतलब उसे जब रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है ER यानी एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल मीन कंसेप्चुअल मॉडल इनटू रिलेशनल डाटा मॉडल, कि जब आप अपने ERD मॉडल को कन्वर्ट करते हो रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। ओके। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स। ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं दोस्तों एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। जैसे अभी उसने ऊपर क्या बताया कि जब आप अपने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल यानी अपने ERD डाटा मॉडल को कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन यानी रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर, तो कन्वर्ट करने के लिए ज़रूर आप कोई ना कोई रूल्स यूज़ करते हो ट्रांसफॉर्म के रूल। तो यहाँ पर कहता है जी ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स फॉर कन्वर्टिंग कंसेप्चुअल डाटाबेस इनटू लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। कहता है जब हम अपने लॉजिकल कंसेप्चुअल डाटाबेस को लॉजिकल डाटाबेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। कहता है यहाँ पे देयर आर 2 वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। फर्स्ट वन इज़ मैनुअली। कहता है अपने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को अपने लॉजिकल डाटा मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है मैनुअली डैट इज़ वी एनालाइज एंड एवेल्यूएट एंड देन ट्रांसफॉर्म, यानी सबसे पहले कहता है हम ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने ERD मॉडल यानी अपने कंसेप्चुअल मॉडल को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम देन क्या करते हैं उसको इवेल्यूएट करके ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन यानी जिसको हम रिलेशनल डाटा मॉडल कहते हैं उसके अंदर कहता है ट्रांसफॉर्म करते हैं। और दूसरा तरीका कर क्या है, सेकंड इज़ डैट वी हैव केस टूल्स अवेलेबल विद अस विच कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कंसेप्चुअल डाटा मॉडल इनटू रिक्वायर्ड लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। और कहता है पहला तरीका कर क्या था, हम मैनुअली उसे कन्वर्ट करते हैं खुद इटसेल्फ, और दूसरा तरीका कर क्या ऑटोमेटिकली कैसे, यानी आपने कोई जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो DBMS मतलब आपने कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर एक आपको केस टूल्स दिया गया जिसके ज़रिए आप जो है अपने कंसेप्चुअल
कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को यानी ERD मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हो अपने लॉजिकल डाटाबेस यानी रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर। तो कहता है उसको करने के लिए हम जो है ऑटोमेटिकली जो है किसी भी DBMS का केस टूल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक और बात नेक्स्ट की, कहता है इफ़ वी आर यूजिंग केस टूल्स, कहता है जब आप केस टूल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें इस चीज़ का बाद में ख्याल रखा जाता है कि केस टूल ने जो आपकी ट्रांसफार्मिंग की है, मतलब जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को लॉजिकल डाटा मॉडल में कन्वर्ट किया है, क्या वो ठीक किया है या उसमें कोई एरर है। तो कहता है अगर कोई एरर आएगा तो फिर कहता है उसको आपने ठीक भी खुद ही करना है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाती है मैपिंग एंटिटी टाइप्स। अब ये मैपिंग एंटिटी टाइप क्या होती है, बेसिकली दोस्तों हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम जो है ये देखो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आपको नजर है, दिस इज इसको कहते हैं कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। तो ये बेसिकली आपका क्या है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है। ये आपकी कंसेप्चुअल डाटा मॉडल मीन ERD मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। और इस डायग्राम को जब आप इस तरह टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा मॉडल। तो ये बेसिकली आपका कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है जो कि डायग्राम की फॉर्म के अंदर है, और ये जो टेबल की फॉर्म के अंदर है इसको हम क्या कहते हैं जी, लॉजिकल डाटाबेस मॉडल। ठीक हो गया, ओके जी। तो यहाँ पे देखें उसने कहा है आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम को कन्वर्ट करो टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल शेप होती है इसमें जो नाम लिखा होता है ये क्या होता है, बेसिकली हमारे टेबल का नेम होता है। तो यहाँ पे टेबल का नेम क्या, स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। आगे दोस्तों टेबल का नेम बताने के बाद हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर उसके एट्रीब्यूट बताते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट ओवल शेप के अंदर जो दिए गए हैं ये एट्रीब्यूट हैं। तो सबसे पहले क्या जी, स्टूडेंट ID, फिर स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट DOB। तो हमने तरतीब से लिख दिया, पहला स्टूडेंट ID, फिर कॉमा दूसरा एट्रीब्यूट, फिर कॉमा तीसरा एट्रीब्यूट। और जो आपके पास स्टूडेंट ID है वो क्या है, एक प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की के नीचे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो ये बन गई आपकी कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर। इसी तरह थोड़ा सा सर ने उसको मजीद एक्सप्लेन जो है ना वो कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ देखो अब ये स्टूडेंट टेबल एक ही है, टेबल यहाँ पे एक ही है स्टूडेंट, लेकिन आगे उसमें मजीद जो है कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट DOB। तो यहाँ पे देखो पहले हमने टेबल बनाया स्टूडेंट के नाम से जिसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट DOB, और स्टूडेंट ID को हमने अंडरलाइन कर दिया। और उसके बाद उसमें एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट एड्रेस। अब स्टूडेंट एड्रेस के अंदर मजीद आगे फर्दन जो है कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसको आपको याद होगा हमने इसको पढ़ा था, ये दिस इज़ आ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट टेबल के अंदर जिसके आगे मजीद मल्टीपल वैल्यूज होने के चांस होते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। दोस्तों आपके टेबल के अंदर जब एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पाया जाए तो उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम अलग से एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टूडेंट का एड्रेस का एट्रीब्यूट है ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, लेकिन चूंकि आगे ये बहुत से एट्रीब्यूट को होल्ड किया हुआ है, इसके अंदर आगे मजीद हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, कंट्री है, सिटी कोड है, सिटी है, एरिया कोड है। तो देखो आपके एक एट्रीब्यूट के अंदर आगे फर्दर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। दोस्तों जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा वो एट्रीब्यूट जिसके अंदर आगे फर्दर मजीद एट्रीब्यूट हों उसको हम एक टेबल की शेप दे देते हैं। तो यानी हमारे ये जो डिफरेंट एट्रीब्यूट आपको नज़र आ रहे हैं, हाउस नंबर, ये किसका हिस्सा है, आपके स्टूडेंट एड्रेस का। तो हमने स्टूडेंट एड्रेस को एक टेबल की फॉर्म में बना दिया और उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट जो उसके साथ लिंक थे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी एरिया कोड, उन सबको उनके अंदर एज ए एट्रीब्यूट इन्वॉल्व कर दिया। और साथ इसके अंदर हमने जो है स्टूडेंट ID एक फॉरेन की ले रहे हैं। तो बेसिकली देखो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो स्टूडेंट ID थी वो प्राइमरी की थी, और यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस के अंदर स्टूडेंट ID है वो एक फॉरेन की के तौर पर क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह आपने एक और आपको दिया गया यहाँ पे, जैसे देखो ये स्टूडेंट एड्रेस, जैसे इसके पास मल्टीपल वैल्यूज आने के चांस होते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था ST हॉबी मीन स्टूडेंट हॉबीज़। अब स्टूडेंट हॉबीज़ में भी मल्टीपल वैल्यूज दोस्तों आने के चांस होते हैं, तो ये भी एक मल्टीपल एट्रीब्यूट है। सो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट एड्रेस के लिए भी हम एक अलग से टेबल बनाएंगे और स्टूडेंट हॉबी के लिए भी एक अलग से टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर, और ये बात याद रखिएगा कि स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट हॉबी जो हमने अलग से टेबल बनाया उनके अंदर स्टूडेंट जो ID प्राइमरी की थी स्टूडेंट टेबल के अंदर वो यहाँ पे इन दोनों के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कंसेप्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।